नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती है कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मूंगफली हमारे देश की प्रमुख तिलहनी फसलों में गिनी जाती है और हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि मूंगफली की खेती करके अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मूंगफली में कई तरह के कीट भी लगते हैं जो कि पूर्ण रूप से फसल को बर्बाद भी कर देते हैं और वहीं किसानों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इसका हल भी जो है वो निकाल लिया है। तो किस तरह से कीटों के प्रकोप से आप अपनी मूंगफली की फसल को बचा सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में खाद्य तेलों की खपत काफी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि हमें घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें आयात करना पड़ रहा है। खाद्य तेल उत्पादन में मूंगफली का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए जरूरी है कि इसकी फसल बेहतर हो और सभी तरह के कीटों या बीमारियों से मुक्त हो। मूंगफली को रोपाई से लेकर भंडारण तक 100 से ज्यादा कीट पतंगों का खतरा रहता है। पूरे देश में इन कीटों की वजह से मूंगफली की फसल में 15% का नुकसान हो जाता है। मात्रा करीब 16 लाख टन बैठती है, जिसका बाजार मूल्य 2,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कहने का मतलब है कि कीट पतंग हर साल हमारे किसानों को करीब 2,500 करोड़ का चूना लगा रहे हैं। मूंगफली में पनपने वाले कीटों में मिट्टी कीट ज्यादा खतरनाक हैं, खास तौर से श्वेत ग्रब। ये पौधों की जड़ों को चट कर जाता है। यही वजह है कि इसे रूट ग्रब के नाम से भी जाना जाता है। अवयस्क अवस्था में ये ज्यादा विनाशकारी है। मई और जून का महीना इसके पनपने का सबसे अनुकूल समय है। इसी कारण इसे मई जून बीटल भी कहते हैं। ये ग्रब और वयस्क दोनों अवस्थाओं में पॉलीफैक्स कीट है, जो अलग अलग फलदार पेड़ों, उनकी नर्सरी, सब्जियों, लॉन और खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाता है। होलीट्रिकिया कॉन्सग्यूनिया रूट ग्रब की अल्पवयस्क प्रजाति है। ये स्थानीय स्तर पर मूंगफली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये नुकसान 20% से लेकर 100% तक हो सकता है। श्वेत ग्रब आकार में चौड़े और मांसल होते हैं। इनका रंग भूरा या फिर सफेद होता है और शरीर अंग्रेजी के सी अक्षर जैसा घुमावदार। हल्की मिट्टी, रेशेदार जड़ वाले पौधे और उच्च कार्बनिक कणिका वाला पदार्थ इनके पनपने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं। एच कॉन्सग्यूनिया के संग्रह फेरोमोन की पहचान मेथोक्सीबेंजीन के रूप में की गई थी। ये बहुत ज्यादा अस्थिर स्वभाव का होता है। ये एक जगह बहुत ज्यादा देर तक टिककर नहीं रह पाता। इसी वजह से इसके लिए अभी तक उपयुक्त डिस्पेंसर उपलब्ध नहीं है। एच कॉन्सग्यूनिया के अस्थिर स्वभाव की वजह से ही रात के समय डिस्पेंसर को लगातार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ता है। किसानों के लिए ऐसा करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसी समस्या को देखते हुए बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय कीट संसाधन ब्यूरो की टीम ने बेंजीन का एक धीमी गति से स्रावित होने वाला नैनो जेल सूत्रण विकसित किया। परीक्षण के लिए राजस्थान के सफेद ग्रब से ग्रसित इलाकों को चुना गया। परीक्षण के लिए मौलासर कृषि विज्ञान केंद्र और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को चुना गया। इस काम में राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो को अखिल भारतीय संधिपात मृदा कीट नेटवर्क परियोजना और दुर्गापुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान का भरपूर साथ और सहयोग मिला। परीक्षण कामयाब रहा। धीमी गति से रिसने वाला नैनोजोल सूत्रीकरण बीटल के एकत्रीकरण में 1 माह तक प्रभावी रहता है। इस तरह किसान शिष्टा को रोज रोज इधर से उधर उठाकर रखने के झंझट से बच जाते हैं। इसके हर नमूने की लागत केवल 10 रुपए प्रतिदिन है। ये उत्पाद राष्ट्रीय कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलुरु और राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान पर उपलब्ध है। सरकार देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। कीट नियंत्रण के ये छोटे छोटे प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हुकुमचंद पाटीदार जी से, जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं और उन्होंने जैविक खेती करके तमाम किसानों के आगे एक मिसाल भी प्रस्तुत की है। तो आइए उनकी सफलता की जानते हैं ये कहानी। जैविक खेती के प्रति जागरूकता व अपनी अलग पहचान बनाने के लिए झालावाड़ जिले के गांव मानपुर के किसान हुकुमचंद पाटीदार को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रगतिशील किसान हुकुमचंद पाटीदार की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी विपरीत क्यों न हो, हार न माने तो सफलता निश्चित ही मिलती है। उन्होंने 2003 में 1 हेक्टेयर से जैविक खेती की शुरुआत की थी। इनकी कड़ी मेहनत और लगातार किए प्रयासों से जिले में 360 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में जैविक खेती होने लगी। हुकुमचंद पाटीदार ने जैविक विधि से धनिया, मेथी, लहसुन और गेहूं की सफल पैदावार के प्रयासों में सफलता हासिल की। हुकुमचंद पाटीदार ने 1.5 दशक पहले 1 हेक्टेयर क्षेत्र से जैविक खेती की शुरुआत की। पहली बार में उत्पादन घटकर 60% रह गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल 40 एकड़ जमीन में जैविक खेती को अपनाया। उत्पादन बढ़ने के साथ ही जैविक खेती उपज का अधिक दाम मिलने लगा, तो दूसरे किसानों में भी जागरूकता आई। प्रकृति में जीवों को बचाना है तो जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। प्रकृति में एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है। खेती में यदि जीव नहीं रहेंगे तो खेती की उर्वरता नहीं रहेगी। रासायनिक खादों के प्रयोग से जीव जंतु नष्ट होते जा रहे हैं, इससे उर्वरक क्षमता घटती जा रही है। यही कारण है कि मैं जैविक खेती के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। हुकुमचंद पाटीदार के जैविक कृषि फार्म पर नित नए प्रयोग करते हुए जैविक फसल का उत्पादन हो रहा है, जहां से विश्व के कई देशों में रहने वालों की रसोई तक इस फार्म का अनाज पहुंचता है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि इनके फार्म पर किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जा रहा। उन्होंने जैविक खेती में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढा। अपने खेत पर ही हरी खाद, गोबर खाद, जीवामृत, पंचकप, रसायन सहित अन्य जैविक दवाइयाँ तैयार की। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार की। महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी इनको कई उपाय बताए, जो कि खेती के लिए कारगर रहे हैं। उसके बाद जैविक खेती के क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलती गई। गांव में दूसरे किसान इससे जुड़ने लगे। गांव में दूसरे किसान इससे जुड़े, फिर जिले में भी कई किसानों ने अपने खेतों को जैविक फार्म के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया। हुकुमचंद पाटीदार ने बताया कि जैविक खेती के उत्पादों की मांग देशों और विदेशों में भी बढ़ रही है। साथ ही भारत देश के मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों में भी जैविक उत्पादों की अच्छी मांग हो रही है। यहाँ पर तैयार मसाला, जो कि जापान, जर्मन, स्विट्जरलैंड तक पहुँचाए जाते हैं। जैविक खेती के उत्पादों की कीमत भी बाजार में अधिक मिलती है। आने वाले समय में खेती से ली गई उपज अच्छी मांग होने की संभावनाएं हैं। किसान अगर जैविक खेती को अपना लें तो भविष्य में अपनी आय दोगुनी करने में जरूर सफल होंगे। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं हाल मौसम का।
बात करें वर्षा की तो इस बार जो है सामान्यतः जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 माह में पूरे देश भर में करीब 88 सेंटीमीटर बारिश मिलती है, यानी कि 881 मिलीमीटर्स, और उसके जगह हमें मिली है 958 मिलीमीटर, यानी कि पूरे देश भर में हमें सामान्य से 9% ज़्यादा वर्षा मिली। और जहाँ तक इसका वितरण की बात करें, अलग अलग जो हमारे होमोजीनियस रीजन हैं, तो यदि होमोजीनियस रीजन की बात करें तो हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ खासकर इसकी काफ़ी कमी रही, ये करीब करीब -15% रहा। और वहीं हम बात करें हमारे दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में ये बहुत बढ़िया रहा, +26% रहा। और वहीं अपना ये मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी ये सामान्य से ज़्यादा रहा। और उत्तर पूर्वी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे भी ये मतलब कि ये बात करें करीब करीब थोड़ा ज़्यादा ही था सामान्य से। तो ये बात करें जो हमारे 4 होमोजीनियस रीजन है उनमें से 3 में सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली और सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा जो है सामान्य से कम रही। और इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में कुछ बेहद रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो जानकारियां आप सभी के लिए जरूर लाभदायक साबित होंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्र समिति 2 की 25वीं बैठक का आज कृषि भवन नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। क्षेत्र समिति 2 में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार शामिल हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करने के लिए क्षेत्र समिति की ऐसी बैठकों का होते रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के अनुरूप उचित समाधान की चेष्टा की जा सके। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बतौर सम्मानित अतिथि कहा कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार क्षेत्रीय समिति की बैठकों में पिछले कार्य योजना की समीक्षाओं व निगरानियों के अनुरूप भविष्य में किसानों व कृषि हित के लिए कार्य योजना व दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राज्यों व क्षेत्रों की समस्याओं से निजात पाने के लिए क्षेत्र के जलवायु अनुकूल फसलों में विविधीकरण जरूरी है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1974 से रीजनल कमेटी का मीटिंग करते आया है। इसका ये जो प्रथा है, ये हर एक 2 साल में हम रीजनल कमेटी का मीटिंग करते हैं। पूरे देश को 8 अलग अलग हिस्सा में हम इसको विभक्त किए हैं। इसको रीजनल कमेटी 1 से 8 तक है और एक रीजनल कमेटी में 2 से 3 कहीं कहीं 4 राज्य अंतर्भुक्त है। और ये सारे राज्यों का अधिकारी कृषि, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, ये सारे क्षेत्र से जो जुड़े हुए अधिकारी होते हैं राज्य सरकार के, उनके साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सारे वैज्ञानिक अधिकारी इस चर्चा में भाग लेते हैं। और हमारे जो निर्देशक होते हैं विभिन्न संस्थान के एवं राज्य जो कृषि विश्वविद्यालय है, उनके कुलपति एवं अन्य अधिकारी भी इसमें भाग लेते हैं। चर्चा के तहत राज्यों का जो भी समस्या है उसका समाधान का रास्ता खुलता है। शोध के तहत हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसको राज्यों को देने में हम सफल होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और जो भी कार्यक्रम तय होता है 2 साल के बाद फिर उसका जो है दोबारा मीटिंग किया जाता है और नए कार्यक्रम फिर तय किया जाता है। बीच में हम लोग मिलते हैं और मिलकर चर्चा करते हैं कि क्या प्रगति हुई है और अगर कहीं कमी है तो उसका पूरा भरपाई करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था से राज्यों को फ़ायदा देने के लिए किया गया है। और एक अनोखा व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, ये दोनों के बीच में एक इंटरफेस बनता है। केंद्र और राज्यों का बीच का ये जो संपर्क और कृषि में प्रगति लाने के लिए बहुत अच्छा ये व्यवस्था है और ये संपर्क बना रहता है। देश में कृषि सुधार के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून लाया गया है। इसके माध्यम से अब किसानों को पहले की तुलना में ज्यादा सहूलियत और खेती के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस कानून के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को बरकरार रखा जाएगा। साथ ही राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेगी। कृषि कानून से खेती के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। खेती किसानी में निजी निवेश से होने से तेज विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आज के कृषि कैलेंडर में क्या खास है आपके लिए वो जानते हैं। अलसी की बुआई अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से नवंबर के दूसरे पखवाड़े के बीच की जाती है। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। अलसी की प्रमुख उन्नतशील किस्में हैं हीरा, जवाहर 1, जवाहर 7, जवाहर 17, जवाहर 23, जवाहर 552, गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, सुरभि, पूसा 2, पूसा 3, लक्ष्मी 27 एवं शीतल आदि। हमारे किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप भी जो है वो लॉन्च की गई है, जिससे किसान मौसम और कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां उस ऐप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह से आपने इस ऐप का इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। किसान सुविधा मोबाइल ऐप। किसान सुविधा मोबाइल ऐप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए बनाया गया है, जिससे खेती बाड़ी, बाजार भाव, मौसम, विक्रेता, कृषि विशेषज्ञ से सलाह और पौध संरक्षण आदि से संबंधित सारी जानकारी देश के किसानों को मिल सके। किसान मोबाइल से ही उच्च तकनीक से कृषि पद्धति सीख सकें, अपने खेती से संबंधित परेशानियों के लिए सीधे कृषि विशेषज्ञों से परामर्श ले सकें। और अब आइए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर।
किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आप इस कार्यक्रम के संबंध में कोई अपने सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।